नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। तो बने रहिए ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर और हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को इकट्ठा किया जाता है। और हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के मेरिट एंड डीमेरिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब तो बनता ही है जब मैं आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए स्टूडेंट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ये हमारा जो इंट्रोडक्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा का कंबाइन इंट्रोडक्शन है कि जो आंकड़े हैं वो क्यों इकट्ठा किए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आंकड़े की अगर बात करते हैं, तथ्यों की अगर बात करते हैं, तो एक अनुसंधानकर्ता के लिए जो है अपने अनुसंधान में तथ्य सामग्री को आधार मानकर चलना पड़ता है। बिल्कुल, जब तथ्य सामग्री होती है उसी को आधार मानकर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है रिसर्चर के द्वारा। और तथ्य सामग्री के अगर अभाव होता है तो अनुसंधान जो कार्य है, रिसर्च का जो कार्य है वो संचालित नहीं किया जा सकता। तथ्य सामग्री जो है हमारी रिसर्च में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। आगे बात करते हैं, जब तथ्य सामग्री उसे उपलब्ध नहीं होती तो न तो उसका विश्लेषण कर सकता है, न ही अपने अध्ययन विषय में उसका उपयोग कर सकता है। तो तथ्य सामग्री जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिसर्चर के लिए अपनी रिसर्च में। आगे बात करते हैं, अगर बात करते हैं सोशल साइंस की, तो आधुनिक युग की अगर बात करते हैं तो हमारे जितने भी सोशल साइंस के जो विषय है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं वो अब वैज्ञानिक रूप से हो रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से किए जा रहे हैं। जो उनके साधन जो है उनका भी जो है तकनीकी प्रकृति के होते जा रहे हैं। और जो तथ्य सामग्री का अगर स्वरूप की बात करते हैं तो वो भी उनके अनुकूल होता जा रहा है। जो हमारी तथ्य सामग्री है वो भी तकनीक और साइंटिफिक रूप से जो है उनके अनुकूल होती जा रही है। और इसी पर जो है अनुसंधान की सफलता की बात निर्भर करती है कि जो हमारे तथ्य है, जो हमारी तथ्य सामग्री है वो कितनी विश्वसनीय है और कितनी नहीं। अगर साइंटिफिक होंगे तो हमारी जो तथ्य सामग्री है वो उतनी ही क्या होगी, विश्वसनीय होगी, रिलायबल होगी। तो ये जो है हमारी जो बात बनती है, या हम जो है साइंटिफिक तरीके की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें विश्वसनीयता वहाँ पर दिखाई देती है। और उसी को आधार मानकर जो है तथ्य सामग्री में दोष और दोष नहीं है का भी पता लगाया जा सकता है। तो इसी वजह से एक अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए, अपना अनुसंधान कार्य शुरू करने से पहले ही उसको क्या है कि तथ्य सामग्री में भेद वगैरह पता होना चाहिए। कौन कौन से सोर्सेज है जिनके द्वारा हमें जो है तथ्य मिलते हैं, आंकड़े मिलते हैं, या उनका पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमें आंकड़े कहाँ से मिलेंगे, साइंटिफिक आंकड़े कहाँ से मिलेंगे, हम कैसे कैसे रिसर्च कर सकते हैं, हम प्राइमरी डेटा कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, सेकेंडरी डेटा कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी पहले ही एक रिसर्चर को अपने विषय के प्रति होनी चाहिए। तो इसी वजह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को पढ़ा जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, पता है मेरे स्टूडेंट अच्छे हैं और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से प्रकार है, या तथ्य सामग्रियों में अनुसंधान के अगर महत्व की बात करते हैं तो उसको दो आधारों में विभाजित किया गया है। दो आधार आपके हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, तो प्राइमरी डेटा के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करेंगे। मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया है कि हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी डेटा का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए प्राइमरी डेटा को लेकर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे सेकेंडरी डाटा के बारे में। तो प्राइमरी डाटा क्या है? इसको प्राथमिक सामग्री बोलते हैं। प्राथमिक सामग्री का मतलब है अनुसंधानकर्ता जो है स्वयं घटनास्थल पर जाकर, स्वयं फील्ड में जाकर क्या करता है, साक्षात्कार के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा, अनुसूची के द्वारा आंकड़ों को प्राप्त करता है। इसमें जो है अनुसंधान खुद फील्ड में जाता है, खुद स्थल पर जाता है, घटना स्थल पर जाता है और वहाँ से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ओके, तो वो हमारे होते हैं प्राइमरी डेटा है। उसमें क्या है, अनुसंधान खुद जा रहा है। इसी वजह से इसको क्या है, क्षेत्रीय
सामग्री की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि क्षेत्र में जाकर रिसर्चर क्या करता है, अपने डेटा का कलेक्शन करता है, अपने सोर्सेस वहाँ से प्राप्त करता है। इसमें आगे जो है बोला गया है, अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करता है और संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करता है जिनको घटना के बारे में पता होता है, घटना स्थल के बारे में अच्छी जानकारी होती है। वहाँ से क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिर उनको जो है अपनी रिसर्च में प्रयोग किया जाता है। तो वो होते हैं हमारे प्राथमिक सामग्री या प्राइमरी डेटा बोला जाता है। अब कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करते वक्त, ये यहाँ पर बोला गया है कि कौन कौन सी जो है सावधानियां एक रिसर्चर को रखनी चाहिए, ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा बात करते हैं, फर्स्ट, अनुसंधानकर्ता अनावश्यक सामग्री को एकत्रित न करे। बिल्कुल, जब रिसर्चर को क्या है, अनावश्यक जो उनके यूज़ की सामग्री नहीं होती उनको बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि एक रिसर्चर रिसर्च करते वक्त वहाँ पर जो है पूरा का पूरा क्या है, धन खर्च होता है और वहाँ पर समय लगता है रिसर्चर का। तो अगर रिसर्चर अनावश्यक सामग्री को एकत्रित करता है तो उसका समय यहाँ पर क्या होता है, खराब होता है और धन भी खर्च होता है। तो उसको क्या है, बचना चाहिए, जो अनावश्यक जो सामग्री है उनसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा जिन तथ्यों को एकत्रित किया जाता है उनके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। एक रिसर्चर को बिल्कुल भी पक्षपातपूर्ण रवैया कभी भी नहीं अपनाना चाहिए मेरे लिहाज से, तो क्योंकि पक्षपात जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर जो है एरर आने की संभावना ज़्यादा होती है। हमारे रिसर्च में पूरा का पूरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए, नहीं तो एरर आने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है और उसमें साथ के साथ रिसर्चर के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, उसका समय भी जा रहा है। और जब रिसर्चर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है तो हमारे जो अनुसंधान कार्य है उसमें क्या है, एरर आने की, हमारे जो रिसर्च पेपर है या रिसर्च जो है उसमें जो है एरर आने की संभावना जो है ज़्यादा हो जाती है। तो पक्षपातपूर्ण रवैया तो कभी भी अपनाना नहीं चाहिए एक रिसर्चर के द्वारा। आम जीवन में भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, सामग्री अव्यवस्थित ढंग से एकत्रित की हुई न हो। बिल्कुल, एक रिसर्चर के द्वारा जो डेटा का कलेक्शन किया जाता है सामग्री का, अव्यवस्थित ढंग से या सिस्टमेटिक ढंग से उसको करना चाहिए। अगर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होता है तो वहाँ पर जो है एरर आने की संभावना हो जाती है और जो है रिसर्चर के लिए भी, अनुसंधानकर्ता के लिए भी कन्फ्यूजन, बाद में कन्फ्यूजन की समस्या रहती है। तो जितना भी डेटा है उसको सिस्टमेटिक ढंग से एकत्रित करना होता है और वही रिसर्चर को करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो प्राथमिक सामग्री तथ्य एकत्रित किए गए हैं क्योंकि उसमें कोई बड़ा परिवर्तन न हो। जो प्राइमरी डेटा इकट्ठा किया गया है रिसर्चर के द्वारा उसमें अपनी तरफ से कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए एक रिसर्चर के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं सामूहिक जीवन का निरीक्षण करते समय। जब हम किसी के भी फील्ड में जा रहे हैं, किसी भी समूह में जा रहे हैं और वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल बिहेवियर की संभावना आने के चांसेस रहते हैं। तो इसी वजह से उन लोगों को, समूह को पता नहीं होना चाहिए कि उनका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक रिसर्चर को क्या है, ये सावधानियाँ यहाँ पर क्या है बरतनी होती है और अपना रिसर्च जो कार्य है वो पूरा करना होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा के बारे में। सेकेंडरी डाटा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो सेकेंडरी डाटा जो है हमारा वह डाटा होता है जिसमें किसी संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा किया जा चुका होता है। या तो कोई संस्था करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, कोई रिसर्चर करता है और उसका जो है उपयोग हम करते हैं, पहले से इकट्ठा हुआ होता है और उसका क्या करते हैं, नया अनुसंधान करता जो क्या करता है, इसे पहले से ही कलेक्ट डाटा का प्रयोग अपनी नई सूचना तैयार करने के लिए करता है। ये जो डाटा है किसी और के द्वारा इकट्ठा किया हुआ होता है, ये जो आंकड़े हैं किसी और के द्वारा इकट्ठे किए होते हैं और
दूसरे के द्वारा, जो रिसर्चर है या किसी और के द्वारा क्या किया जाता है, उन डेटा का उपयोग किया जाता है, तो वो होते हैं हमारे सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए एक रिसर्चर के द्वारा, यहाँ पर ये बताया गया है। फर्स्ट अगर बात करते हैं तो जिस सामग्री का संकलन किया जा रहा है वर्तमान अध्ययन के लिए उपयोगी है या नहीं, ये अनुसंधानकर्ता को ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल, जिन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जो सामग्री रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट की जा रही है, वो उनकी जो है वर्तमान अध्ययन के लिए जहाँ पर वो स्टडी कर रहे हैं वो उनके लिए उपयोगी है या नहीं है, ये एक रिसर्चर को बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होता है तो उसमें रिसर्चर का समय बर्बाद होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वह जिस सेकेंडरी डाटा को एकत्रित कर रहा है वह उसके स्टडी विषय के लिए पर्याप्त है या नहीं है, ये भी एक रिसर्चर को क्या है देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है रिसर्चर को क्या है ये सावधानियाँ यहाँ पर बरतनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो उसे यह भी देखना चाहिए कि जो डेटा का उनको प्रयोग हो रहा है वह उनके लिए सजातीय है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में भी एक रिसर्चर को क्या है पता होना चाहिए। तो ये जो है सेकेंडरी डाटा की हमारी सावधानियां हैं जो कि एक रिसर्चर को रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सोर्सेज का मतलब कि कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज होते क्या है। प्राइमरी डाटा हम देख चुके हैं कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राथमिक साधन कौन कौन से हैं जिनके द्वारा प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। देखो स्टूडेंट, प्राइमरी डेटा अलग होता है, प्राइमरी सोर्सेज अलग होता है। सोर्सेज का मतलब है कि किसके द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है प्राथमिक स्रोत उन स्रोतों के कहते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रथम पार तथ्यों अथवा विभिन्न सूचनाओं को संकलित मतलब कलेक्ट करता है। वह इन तथ्यों को अपनी आवश्यकता अनुसार एकत्रित करता है। जिस चीज़ की उनको आवश्यकता होती है उन्हीं के आधार पर क्या करता है उसको कलेक्ट करता है। और तथ्यों को एकत्रित करने में उसका व्यक्तिगत लगाव, पर्सनल अटैचमेंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बिल्कुल, जब रिसर्चर फील्ड में जाता है तो उसको पता होता है कि उसे क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और वहाँ से उसका क्या है पर्सनल अटैचमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। और जिस संबंध में उनको तथ्य का कलेक्शन करना होता है, डेटा का कलेक्शन करना होता है, उसका वो क्या करते हैं भली भांति ऑब्जर्वेशन कर और उन्हीं इंफॉर्मेशन को लेते हैं और बाकी को क्या करते हैं छोड़ देते हैं। कोशिश करते हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली जा सकती है वो लेते हैं, अपनी महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से जो है इकट्ठा करते हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं हम बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज, कौन कौन से प्रकार हैं जिनके द्वारा प्राइमरी डेटा का कलेक्शन किया जाता है। तो इनको क्या है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है डायरेक्ट सोर्सेज, डायरेक्ट जो सोर्स है प्रत्यक्ष जिन्हें बोलते हैं प्रत्यक्ष साधन जो है। और नेक्स्ट हमारा आता है बी इनडायरेक्ट सोर्सेज, अप्रत्यक्ष स्रोत। डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष स्रोत। डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में देखते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, प्रतिभागी अवलोकन। नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, गैर प्रतिभागी अवलोकन। और क्वासी प्रतिभागी अवलोकन जो है हमारा आता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू एंड नेक्स्ट जो है हमारा आता है अनुसूची। तो हम बात करते हैं प्रत्यक्ष जो हमारा आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, साथ के साथ इनको लेकर चलते हैं, देखते हैं कि ये है क्या चीज़ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या क्वासी जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू क्या है, इनके बारे में देखते हैं। तो प्रतिभागी अवलोकन की जब बात की जाती है तो इसमें जो निरीक्षण करता होता है वो क्या करता है अपने क्षेत्र में जाता है, अपने फील्ड के क्षेत्र में जाता है, घटना स्थल पर जाता है और वहाँ पर क्या है उनके साथ पार्टिसिपेंट करता है, उनके साथ जो है अपनित्व की जो
जो है भावना वहाँ पर होती है और पूरे समूह में सम्मिलित होता है। सहभागी मतलब वहाँ पर समूह का प्रतिभागी बनता है और वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से इकट्ठा करता है, वहाँ के बारे में देखता है, वहाँ समूह की रीति रिवाजों के बारे में देखता है, उनके व्यवहारों को नज़दीक से जो है को समझता है कि इन लोगों का यहाँ का व्यवहार कैसा है। वह केवल मात्र दर्शक ही नहीं होता वो, बल्कि एक जो सक्रिय एक्टिव ऑब्जर्वर भी यहाँ वहाँ पर बनता है। और समुदाय के लोगों को इस बात के बारे में पता नहीं चलता कि निरीक्षण करता उनके व्यवहार और रीति रिवाज का जो है स्टडी कर रहा है। तो ये जो है हमारा प्रतिभागी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकल के आता है। इसमें क्या है, रिसर्चर जो है समूह के अंदर जाकर उनके व्यवहारों के बारे में, उनके रीति रिवाजों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके हर चीज़ का जो उनसे स्टडी करना होता है वहाँ पर जाकर स्टडी करता है। वो एक एक्टिव ऑब्जर्वर के काम एक्टिव ऑब्जर्वर वहाँ पर बनकर जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गैर प्रतिभागी अवलोकन। गैर प्रतिभागी का प्रतिभागी अवलोकन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत जो है, इसमें जो है अनुसंधानकर्ता जो होता है, रिसर्चर जो होता है, स्वयं सक्रिय भाग न लेकर एक तटस्थ भाव में जो है काम करता है। कार्यक्रम जितना भी निरीक्षण का होता है दूर से उनके व्यवहार के बारे में, उनके कार्यक्रम के बारे में दूर से जो है जानकारी लेता है। में जैसे हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने वहाँ पर फील्ड में जाकर उनके साथ संपर्क किया और संपर्क कर कर वहाँ के बिहेवियर के बारे में जाना, सब कुछ जाना। लेकिन इसमें क्या है, दूर तटस्थ होकर क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वासी प्रतिभागी अवलोकन क्या होता है। तो इसमें जो है हमारे जो प्रतिभागी अवलोकन और गैर प्रतिभागी अवलोकन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर जो है इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो है जो दोनों हमारे सहभागी और असहभागी के दोनों जो निरीक्षण है उसके गुण पाए जाते हैं। और इसमें जो है अनुसंधानकर्ता कुछ कार्यों में भाग लेता है और कुछ कार्यों में वो तटस्थ बनकर जो है क्या करता है, समूह का अध्ययन करता है। तो इसमें जो है हमारे दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साक्षात्कार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में। तो इसमें जो है रिसर्चर फील्ड में जाता है, फील्ड में जाकर प्रत्येक व्यक्ति का, समूह का क्या करता है, इंटरव्यू लेता है, साक्षात्कार लेता है, इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करते हैं, घटनास्थल पे जाते हैं, फील्ड में जाते हैं और लोगों को इंटरव्यू के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर और अपने डेटा का क्या किया जाता है, कलेक्शन वहाँ पर किया जाता है। वीडियो छोटी बना रही हूँ, छोटी छोटी डेफिनेशन आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आपको देखने में भी ईजी लगे, टाइम ज़्यादा ना लगे और इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से प्रोवाइड हो जाए। अब नेक्स्ट आते हैं अनुसूची के बारे में। अनुसूची का मतलब है स्टूडेंट, इसमें क्या है, रिसर्चर जो है एक अनुसूची तैयार कर लेता है। पर्सन पहले से ही क्या करता है, अपने तैयार कर लेता है और खाली जो है सारणी छोड़ देता है, इंडेक्स टाइप में खाली छोड़ देता है और पहले से जो है क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है उनको लिख लेता है। तो उसमें क्या है, रिसर्चर फील्ड में जाता है और फील्ड में जाकर उनसे जो इन्फॉर्मेशन उन्हें लेनी पड़ती है उनके बारे में उनसे क्वेश्चन करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन जो हमें इन्फॉर्मर देता है उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर उसको क्या किया जाता है, वहाँ पर जो है सूची में लिख लिया जाता है। तो इसी वजह से इसे अनुसूची बोलते हैं क्योंकि एक सूची तैयार कर ली जाती है प्रश्नों की और साथ ही साथ प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जाती है रिसर्चर के द्वारा। आई होप आप लोगों को डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पता चला होगा। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हमारे 4 आते हैं। फर्स्ट हमारा है क्वेश्चनरी, नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन इंटरव्यू, नेक्स्ट है हमारा रेडियो अपील, पैनल टेक्निक। इनके बारे में देखते हैं।
क्वेश्चनरी में स्टूडेंट क्या होता है कि रिसर्चर के द्वारा क्या किया जाता है, प्रश्नावली तैयार की जाती है और उनके द्वारा जो है आसान सी प्रश्नावली जो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सूचनादाता से, तो उसको क्या करते हैं, दूर दूर जो बिखरे हुए होते हैं उनको क्वेश्चनरी एक दे दी जाती है और उनको जो है सेंड कर दिया जाता है कि आप इन क्वेश्चनों को जो है लिखकर, जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखकर सेंड कर दीजिए। तो वो होती है क्वेश्चनरी, जिसमें क्या है रिसर्चर जो है बांट देता है जो है क्वेश्चनों को लिखकर एक परफॉर्मा बनाकर, और फिर जो है सूचनादाता को वो भरनी पड़ती है, तो वो होती है क्वेश्चनरी। नेक्स्ट अगर बात है टेलीफोन इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं कि टेलीफोन इंटरव्यू है क्या। तो टेलीफोन इंटरव्यू की बात करते हैं तो इसमें अनुसंधानकर्ता क्या करता है, दूरभाष यंत्र से टेलीफोन से क्या करता है, उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करता है और सामग्री को क्या करता है, प्राप्त करता है। इसमें जो है ये जो टेलीफोन इंटरव्यू है ये मोस्टली जो है बड़े बड़े शहरों में उपयोग किए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में उपयोग करने का मतलब है कि समय का अभाव होता है और समय के अभाव के कारण जो है टेलीफोन के द्वारा क्या किया जाता है, सूचनादाता से संपर्क स्थापित किया जाता है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो ये होता है हमारा टेलीफोन इंटरव्यू। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो अपील के बारे में। तो रेडियो अपील की अगर बात करते हैं तो रेडियो से अपील की जाती है, लोगों को रिसर्चर के द्वारा अपील की जाती है, इंफॉर्मेशन देने के लिए बोला जाता है कि आप पत्र के द्वारा इंफॉर्मेशन सेंड कीजिए या मेल के द्वारा इंफॉर्मेशन सेंड कीजिए। तो इस तरीके से क्या है, रेडियो अपील के द्वारा अनुसंधान कार्य किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पैनल तकनीक, पैनल टेक्निक की अगर बात करते हैं तो पैनल टेक्निक में पैनल बनाया जाता है, एक समूह बनाया जाता है रिसर्चर का, और समूह के अंदर क्या है, रिसर्चर को कार्य करना होता है। इसमें जो है समूह में कार्य कर कर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जनता के बारे में पूछा जाता है, उनके रुख के बारे में पूछा जाता है, उनमें कौन कौन सी रुचि है, वैचारिक भावनाएं उनकी कैसी है। तो इस तरीके से सूचनाएं जो है सूचना सामग्री यहाँ पर जो है प्रदान करते हैं। ये जो है पैनल टेक्निक काफ़ी विश्वसनीय है, लेकिन इसमें दोष भी बहुत है। दोष ये है कि जो ग्रुप बनाया गया है उसमें मनमुटाव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वैचारिक जो मतभेद है सबके एक जैसे नहीं होते। तो वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो ये हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज है, अप्रत्यक्ष स्रोत है, जिनके द्वारा क्या किया जाता है, डेटा का कलेक्शन किया जाता है। तो ये हमारे प्राइमरी सोर्सेज आ जाते हैं स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या और आपको पास इंफॉर्मेशन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को लेकर तो वो भी हम बात कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में डिस्कस कीजिए। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सोर्सेज के मेरिट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट हमारा आता है नेचुरलनेस। स्वाभाविकता, कैसे मेरिट्स बनता है प्राइमरी सोर्सेज का, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो है रिसर्चर जो होता है, अनुसंधानकर्ता जो होता है, उसका उत्तरदाता के साथ क्या हो जाता है, घनिष्ठ संपर्क स्थापित हो जाता है, और घनिष्ठ संपर्क स्थापित हो जाने से जो जानकारी वहाँ के लोगों से रिसर्चर को मिलती है, व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा जो है जो जानकारी रिसर्चर को मिलती है, अनुसंधानकर्ता को मिलती है, उसमें कोई भी कृत्रिमता प्रवेश नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जब रिसर्चर के द्वारा जो हमने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऊपर किया था, सहभागी निरीक्षण किया जाता है समुदाय के उनके कार्यक्रमों में, रिसर्चर क्या करता है, भाग लेता है, और वहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट को रिसर्चर वहाँ पर देखता है, जितनी भी प्राप्त सामग्री होती है उनके बारे में देखता है, निष्पक्ष होकर क्या करता है, समुदाय में एंट्री करता है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनका जो व्यवहार होता है वो स्वाभाविक होता है, अपनित्व जो उनके जो कार्यक्रम होते हैं वो भी स्वाभाविक होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो उनके बारे में भी क्या है, रिसर्चर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। तो प्राइमरी सोर्सेज में हमारा ये जो है एक मेरिट निकल के आता है कि वहाँ के लोगों का जो व्यवहार होता है वो स्वाभाविक होता है, उसमें स्वाभाविकता की भावना होती है, और जो इन्फॉर्मेशन रिसर्चर को लेनी होती है वो भी क्या होती है, स्वाभाविक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं वास्तविकता।
रियलिटी के बारे में हम बात करते हैं। वास्तविकता का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअल में ही मिलनी चाहिए। रियलिटी वास्तविक रूप से जो इन्फॉर्मेशन है वो घुमा फिरा कर नहीं होती। जब हम प्राइमरी सोर्सेज का यूज़ करते हैं तो उसमें रियलिटी की जो भावना होती है, वास्तविकता की जो भावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं जब रिसर्चर समुदाय के व्यक्तियों के साथ जो है के साथ मिलजुल कर रहता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति है वो क्या करते हैं, अनुसंधानकर्ता से अपनत्व की जो भावना होती है वो उनमें झलक आती है। जो हमने ऊपर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जो बात की थी वही यहाँ पर है, लेकिन इसमें जो है अपनत्व की भावना होती है जिसमें रियलिटी जो है, वास्तविकता जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रियलिटी में क्या है रिसर्चर को प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या है अपनत्व की जो भावना होती है वो यहाँ पर दिखने को मिलती है और इन्फॉर्मेशन जो है वास्तविक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं, निष्पक्षता के बारे में बात करते हैं। तो जितने भी हमारे प्राथमिक सोर्सेज की हमने ऊपर बात की है उनमें ऑब्जेक्टिविटी का पाया जाना एक बहुत बड़ा गुण है। इसी वजह से जो है प्राइमरी जो डेटा होता है उसको जो है वास्तविकता बोला जाता है, रियलिटी डेटा उनको बोला जाता है। और ये जो सूचना प्राप्त की जाती है इस पद्धति के द्वारा अपनाई गई है तो वे सभी जो है ऑब्जेक्टिविटी लाने में बहुत ही सहायक होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची में क्या है क्वेश्चन पहले से लिखे जाते हैं और उत्तरदाता से क्या है प्रत्यक्ष उनका क्या किया जाता है इंफॉर्मेशन ली जाती है, आंसर लिए जाते हैं। तो पहले ही आंसर क्या है बोल दिए जाते हैं तो उत्तरदाता उनका ऐसे कि ऐसे बिना पक्षपातपूर्ण व्यवहार किए उनका उत्तर देता है। लेकिन इसमें क्या है एक जो सावधानी यह बरतनी पड़ती है कि प्रश्न अस्पष्ट ना हो, टेढ़े मेढ़े ना हो, भ्रामक ना हो। तो ये जो है यहाँ पर जो है सावधानी बरतनी पड़ती है और निष्पक्षता की यहाँ पर जो है भावना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता। अगर हम जो हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है तो उसमें भी पक्षपात की भावना, क्योंकि उसमें क्या है रिसर्चर फील्ड में जाकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से क्या है निष्पक्षता की जो भावना यहाँ पर नहीं होती, ऑब्जेक्टिविटी होती है, निष्पक्षता होती है, पक्षपात की भावना यहाँ पर नहीं होती। नेक्स्ट है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्रोत हैं जिनके द्वारा इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाई जाती है तो वो काफ़ी विश्वसनीय होते हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है विश्वसनीय होते हैं। इसमें जो अनुसंधान करता होता है, रिसर्चर होता है, वो स्वयं जाकर स्वयं सभी चीज़ों पर विश्वास उनका होता है और स्वयं जाकर उनको देखता है। तो विश्वसनीयता की भावना जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेस एक्सपेंसिव। लेस कम खर्चीला होता है। बिल्कुल रिसर्चर जाता है, जितनी भी सामग्री है रिसर्चर के द्वारा, अनुसूची की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा दूर दूर स्थानों पर जो है लोगों से संपर्क किया जाता है, या फिर हम इनडायरेक्ट जो हमारे सोर्सेज है टेलीफोन वगैरह है जहाँ पर नहीं जाया जा सकता तो लोगों से टेलीफोन इंटरव्यू के द्वारा जो है संपर्क स्थापित किया जाता है और लोगों से क्या की जाती है इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो ये क्या है हमारा कम खर्चीला भी जो है होता है। तो ये हमारे प्राइमरी सोर्स के मेरिट है। अब हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स के बारे में, क्योंकि मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी निकल के आते हैं। डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डीमेरिट्स में हमारा फर्स्ट जो है दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि अनुसंधानकर्ता के सामने यह कठिनाई आती है कि वह साक्षात्कार लेते समय अपनी अभिनीति पर किस प्रकार नियंत्रण कर पाता है। मतलब जो अभिनीति होती है कैसे अपने आप पर कंट्रोल कर पाता है। बहुत सारे टाइम ऐसा आता है जब रिसर्चर को पता होता है कि उत्तरदाता उसे जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तब भी उसको क्या है पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये जो है रिसर्चर के सामने क्या है कठिनाई आती है और उस पर क्या है यहाँ से क्या है डीमेरिट्स निकल के आते हैं। रिसर्चर को पता होते हुए भी इंफॉर्मेशन गलत है और फिर भी उसे जो संयम से यहाँ पर काम लेना पड़ता है। तो ये यहाँ पर क्या है डीमेरिट्स निकल के आते हैं।
नेक्स्ट जो डीमेरिट्स यहाँ पर निकल के आते हैं, इसमें बोला गया है कि अनुसूची द्वारा जो तथ्य सामग्री प्राप्त की जाती है उसमें कई कठिनाइयाँ आती है। अनपढ़ उसका महत्व नहीं समझते, बिल्कुल अनपढ़ के द्वारा उनका महत्व नहीं समझा जाता। जैसे क्वेश्चनरी की अगर बात की जाती है तो क्वेश्चनरी जो है पढ़े लिखे व्यक्ति ही उसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एरर आने की या ये डीमेरिट्स यहाँ पर निकल के आते हैं प्राइमरी सोर्सेज के, और वे उत्तर देने में भी संकोच करेंगे और अधिक जोर दिया तो इंफॉर्मेशन जो है गलत प्रोवाइड यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो है अनुसंधानकर्ता प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त करने में स्वतंत्र होने के कारण उनका दुरुपयोग भी कर सकता है। इसमें जो है डीमेरिट्स जो है रिसर्चर का निकल के आता है कि रिसर्चर जो है पक्षपातपूर्ण रवैया भी यहाँ पर अपना सकता है जो है, और उसे अधिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो वह शायद उसका प्रयोग बड़ी सावधानी से भी कर सकता है। और जितनी ज़्यादा बंदिशें होंगी तो इन्फॉर्मेशन गलत होने के भी चांसेस रहते हैं, और ज़्यादा ही जो है फ्रीडम होगी तो वहाँ पर भी जो है इंफॉर्मेशन जो है पक्षपातपूर्ण जो रवैया है वहाँ पर अपनाने की जो है स्थिति आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है रिसर्चर को बड़ी ध्यान से देखना पड़ता है। लेकिन ये हमारे क्या है, डीमेरिट्स है, और डीमेरिट्स में ये चीज़ हमारी आती है। ये हमारे जो है प्राइमरी सोर्सेज के जो है डीमेरिट्स निकल के आए थे कि कौन कौन से डीमेरिट्स है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी डाटा के बारे में। तो सेकेंडरी डाटा जो है हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे रिसर्च में, हमारे अनुसंधान में। ये जो है पहले प्राथमिक स्रोत थे, लेकिन अनुसंधानकर्ता जो है इन पर निर्भर होता है, किसी के द्वारा इकट्ठे किए हुए होते हैं, और जो है रिसर्चर उनसे क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये हमारे प्रकाशित भी हो सकते हैं और अप्रकाशित प्रलेख भी हो सकते हैं। ये पहले से ही लिखित सामग्री होती है जो कि रिसर्चर के द्वारा क्या है प्रयोग में लाई जाती है। तो वो कौन कौन से सोर्सेज है जिनके द्वारा जो है हमें सेकेंडरी डाटा का कलेक्शन मिलता है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्लासिफाइड ऑफ सेकेंडरी डाटा इन 2 पार्ट्स, जिसमें हमारा आता है पर्सनल डॉक्यूमेंट, और सेकंड जो हमारी आती है पब्लिक डॉक्यूमेंट। फर्स्ट हमारा है पर्सनल व्यक्तिगत दस्तावेज, और सेकंड हमारे आते हैं सार्वजनिक दस्तावेज। अब हम बात करेंगे कि हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जो दस्तावेज है उसमें हमारा आता है लाइफ हिस्ट्रीज, जीवन इतिहास, डायरी, लेटर और मेमोरी, इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। और सार्वजनिक दस्तावेज की अगर बात करते हैं तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि पर्सनल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है लिखित सामग्री होती है, जिस पर क्या किया जाता है, कोई व्यक्ति उनको लिखता है और उसमें हमारा जीवन इतिहास भी हो सकता है, उनकी मेमोरी भी हो सकती है जो उन्होंने लिखी है, लेटर भी हो सकती है, डायरी भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है जो कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखे हुए होते हैं। उसमें वो अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जितनी भी घटनाएं होती है उनके बारे में क्या है वर्णन दे सकता है अपने दृष्टिकोण से। इसमें जो हम व्यक्ति जो लिखता है, जिनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, पर्सनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो उसमें क्या है उनकी दृष्टिकोण की भावना अधिक मिलती है कि उनका दृष्टिकोण कैसा है। लेखक की यहाँ पर क्या है दृष्टिकोण की भावना यहाँ पर मिलती है कि उनके विचार कैसे हैं, उनकी मनोवृत्ति कैसी है, वो कैसी भावनाएं रखते हैं किसी घटना विशेष पर। तो इस बारे में यहाँ पर जो है निजी अनुभव के बारे में यहाँ पर पता लगता है, विश्वास के बारे में पता लगता है कि जो व्यक्ति जो लिख रहा है वो उसकी कैसी विचारधारा है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर जो है पर्सनल डॉक्यूमेंट से पता लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो आता है फर्स्ट जो है हमारी लाइफ स्टोरीज। तो इसमें हमारे जो आते हैं जीवन इतिहास का अगर देखते हैं तो ये जो है हमारा जो है जितनी भी विस्तृत हमारी आत्मकथाएं है जो कि व्यक्ति के विशेष के द्वारा लिखी गई है, जीवन इतिहास जो होता है, तो वहाँ से क्या है जानकारी हासिल की जा सकती है कि जैसे कि इतिहास की अगर बात करते हैं तो पहले जो है इतिहास में जो है इतिहास
जैसे बाबर नामा हो गया, अकबर नामा हो गया, इस तरीके से जो है क्या है इतिहास लिखे जाते थे और उनके बारे में जो है हम पता लगा सकते हैं कि जो है उनका व्यवहार कैसा था, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी। महान जो पुरुष हैं उनकी जो आत्मकथाएं हैं वो क्या व्यक्तियों की झलक वहाँ पर उनकी दिखती है कि उनकी कैसा रहन सहन था। तो लाइफ हिस्ट्री से यहाँ पर जीवन इतिहास से इस तरीके से पता लगाया जा सकता है। बात कर लेते हैं जीवन इतिहास के बारे में थोड़े से और एग्जाम्पल की। अगर जवाहरलाल नेहरू और गांधी द्वारा जो लिखित आत्मकथाएं हैं उसमें पता लगाया जा सकता है कि भारतीय संस्कृति कैसी है। उस टाइम पर जो है स्वतंत्रता अगर संग्राम की बात करते हैं, स्वाधीनता संघर्ष की अगर बात करते हैं तो वहाँ उस टाइम पर कैसी स्थिति वहाँ पर रही, गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा वहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि भारतवर्ष के लिए कौन सा जो है स्वर्ण युग था, कौन से में विकट समस्या यहाँ पर आई थी, उस टाइम पर क्या राजनीतिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, लोगों का जो व्यवहार है वो कैसा था। तो इस तरीके से जो है जीवन इतिहास से जो है डॉक्यूमेंट हमें मिल सकते हैं, पता लगाया जा सकता है। तो वो हमारे आते हैं जीवन इतिहास के अंदर, जो कि हमारे सेकेंडरी सोर्सेज बन के आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट डायरी। डायरी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखी जाती है, लेखक के द्वारा लिखी जाती है और डायरी के द्वारा भी जो है इंफॉर्मेशन क्या है कलेक्ट की जा सकती है। व्यक्ति के द्वारा जब डायरी लिखी जाती है तो बहुत से लोगों की जो जीवन की विभिन्न जो घटनाएं होती है उसमें प्रस्तुत की जाती है। व्यक्ति के द्वारा वो अपने प्रति उनकी भावनाओं का उसमें समावेश होता है, उनके विचारों का समावेश होता है, वो उनके प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी है, रोष है, दुख है, किसी के प्रति कैसी भावनाएं हैं, अपनी जो गोपनीय बातें हैं जो किसी से नहीं शेयर की जा सकती, नहीं बताई जा सकती, डायरी में लिखा जा सकता है। तो वहाँ से भी क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सकती है सेकेंडरी डाटा के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं लेटर कैसे जो है सेकेंडरी जो सोर्सेज है वो बनकर आता है। तो लेटर्स में जो है व्यक्ति जो अपने विचार होते हैं या हम किसी की जो भावनाएं होती है लेटर के थ्रू जो है दूसरे को लिख कर देते हैं कि हमारी किसी एक विचारधारा ये है किसी एक टॉपिक पर या विषय पर, तो उसके बारे में अपने दृष्टिकोण का जो है पता आसानी से लगाया जा सकता है। या फिर लेटर की ही बात करते हैं तो अलग अलग देशों को लेटर भेजे जाते हैं, तो उन चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच कैसे संबंध है। तो इस तरीके से क्या है सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं हमारे निकल के आते हैं, जो कि हमारे जो है पर्सनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि उस टाइम पर या पर्टिकुलर सिचुएशन पर कैसी स्थिति इन दोनों के बीच में रही होगी। तो रिसर्चर के द्वारा यहाँ से भी जो है सेकेंडरी सोर्सेज इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है मेमोरीज, स्मरण जो है हमारा कैसे जो है सेकेंडरी सोर्सेज बन के आता है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कई बार लोगों द्वारा जो जीवन की घटनाएं जो होती है, यात्राएं जो होती है, महत्वपूर्ण स्थिति जो होती है वो स्मरण कर्ता के द्वारा अनुसंधान कर जो करता होता है अपनी महत्वपूर्ण सामग्री उसको प्रदान करता है। स्मरण किसी देश या समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक जो परिस्थितियों के बारे में वास्तविक जो चित्रण प्रस्तुत करते हैं। और जो हमारे होते हैं अगर प्राचीन काल की बात करते हैं तो यात्राओं का वर्णन वगैरह होता है या तथ्यों का वर्णन वगैरह होता है। तो ऐतिहासिक महत्व की सामग्री जो है यहाँ से प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग जैसे बनबदूता भारत में आए तो उन्होंने क्या है अपनी स्मरण के द्वारा जो है जाकर पहले देखा और देखने के बाद वहाँ की संस्कृति के बारे में जो है देखा और महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसके बारे में उन्होंने बताया। वहाँ का रहन सहन कैसा है, उनका रिवाज कैसा है, धर्म कैसा है, भाषा कैसी है, ये चीज़ जो है पहले देखी और फिर बाद में उसका क्या है लिखित रूप में क्या है उसको बताया कि पर्टिकुलर सिचुएशन पर उस टाइम पर कैसी क्या थी। तो ये जो है हमारे स्मरण मेमोरीज जो है इस तरीके से क्या है महत्वपूर्ण रोल
अब हम कब बात करते हैं स्टूडेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट, सार्वजनिक दस्तावेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जिसमें हमारे दो टाइप्स को इसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जो हमारा आता है पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट और एक हमारा आता है अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट, प्रकाशित दस्तावेज और अप्रकाशित दस्तावेज। अब हम बात करते हैं पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट के बारे में कि पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट हमारे क्या होते हैं। पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाती है तो पब्लिश्ड की तो प्रकाशित दस्तावेज जो हमारे होते हैं उन्हीं जो वही दस्तावेज होते हैं जो कि आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, आम जनता के द्वारा उनको क्या है यूज़ में लाया जाता है, वही जो है हमारे जो पब्लिश्ड होते हैं। इसमें सार्वजनिक स्थल वगैरह, सार्वजनिक जो चीज़ें हैं जैसे हमारे स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय वगैरह जो आते हैं, या फिर जो हमारे सरकारी जो दस्तावेज होते हैं वो सभी इसके अंदर हमारे जो है आते हैं पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट, जो कि पब्लिश किए जाते हैं सरकार के द्वारा अलग अलग टाइम पर। तो उसके बारे में यहाँ पर जो है डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट हमारे आते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जो होते हैं हमारे, रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि रिकॉर्ड कैसे हमारे सेकंड जो सोर्सेज है वो बनकर आते हैं। तो रिकॉर्ड जो है सरकारी भी होते हैं, गैर सरकारी संगठन के द्वारा भी जो है संस्थाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार अनेक सूचनाएं जो है सूचनाओं का रिकॉर्ड रखती है, जिसमें हमारी सामाजिक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। जितनी भी हमारी सामाजिक घटनाएं हैं उनके बारे में क्या है हम रिकॉर्ड रखते हैं और उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। जैसे अगर स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में रिकॉर्ड रखा जाता है कि इतने बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो इससे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर एरिया में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है और कितने बच्चे रहते हैं, तो ये रिकॉर्ड से ही पता लगता है। तो इस तरीके से क्या है सरकार द्वारा या गैर सरकारी संगठनों द्वारा रिकॉर्डों को रखा जाता है और ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेस बन के आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रकाशित आंकड़े। सरकार के द्वारा जो है प्रकाशित पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक होते हैं, जिसमें कि जो है सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट संस्था द्वारा समय पर जो है आंकड़े निकाले या प्रकाशित किए जाते हैं, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भी बहुत सारे आंकड़े जो है प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि जो है विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या उपलब्धि हुई है, क्या क्या जो उपलब्धि हुई है या जो उद्देश्य है वे अभी कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए, या हम उनके बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं, कितनी प्रगति हो चुकी है, इस चीज़ के बारे में जो है गवर्नमेंट द्वारा और प्राइवेट या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जो है आंकड़े निकाले जाते हैं, जो कि पब्लिश्ड होते हैं, प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्ट की। रिपोर्ट हमारे पत्र पत्रिकाएं की रिपोर्ट होती है, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन वगैरह जो हमारी आती है, इसी के अंदर जो है हमारा ये जो पार्ट है ये अंदर आता है। रिपोर्ट न्यूज़ मैगज़ीन जो होती है, जो कि न्यूज़पेपरों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, प्रकाशित हमारे जो है दस्तावेज़ बन के आते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज बन के आते हैं। मैगज़ीन जो है प्रकाशित की जाती है, साप्ताहिक होती है, मासिक होती है, द्विमासिक होती है, त्रैमासिक होती है, जो है 6 महीने की होती है या फिर 1 साल की होती है। इस तरीके से जो है पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है और उनसे क्या है रिसर्चर को इंफॉर्मेशन जो है वहाँ से कलेक्ट की जा सकती है। रिसर्चर के द्वारा वो अपने कार्य से संबंधित जितनी भी सामग्री होती है रिसर्चर उनके माध्यम से क्या करता है प्राप्त करता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। नेक्स्ट जो हमारी आती है विविध सामग्री होती है, जिसमें हमारी जो पुस्तकें वगैरह होते हैं, उपन्यास वगैरह होते हैं, जो कि प्रकाशित हमारी जो सेकेंडरी सोर्सेज बन के आते हैं, तो वहाँ से भी रिसर्चर के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन ली जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अब नेक्स्ट हम करते हैं अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि अनपब्लिश होते हैं और उनका भी कारण होता है, लेकिन वहाँ से भी क्या है रिसर्चर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने अनुसंधान के लिए। जो उनका विषय होता है उनसे संबंधित जो टॉपिक होते हैं उन पर क्या करते हैं अपने जो
डॉक्यूमेंट है वहाँ से लेते हैं। फर्स्ट अगर बात करते हैं तो गोपनीय रिकॉर्ड वे होते हैं जो कि बिल्कुल गोपनीय होते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड जो होते हैं, और ये जो है सार्वजनिक नहीं होते, पब्लिश्ड नहीं होते। ये रिकॉर्ड जो होते हैं सार्वजनिक हित के लिए होते हैं, सुरक्षा संबंधी रिकॉर्ड होते हैं, सैनिक दफ्तरों के रिकॉर्ड होते हैं, जो कि प्रतिरक्षा की डिफेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनको पब्लिश नहीं किया जाता, सार्वजनिक नहीं किया जाता, प्रकाशित नहीं किया जाता। तो इनसे जो संबंधित सूचना उसी स्थिति में दी जा सकती है जब अधिकारी स्वयं को जो है विश्वास हो जाता है कि जो प्राप्त सूचना का जो उद्देश्य है केवल मात्र रिसर्च कार्य करना ही है, तभी वहाँ से वो है जो प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि गोपनीय होते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल उनको रखा जाता है। वही रिकॉर्ड जो है वहाँ से मिल सकते हैं जब हम उनको ये बताएं कि जो ये सूचना है ये कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, जब उनको विश्वास दिला दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुर्बल पांडुलिपि। दुर्बल पांडुलिपियाँ जो है वो भी क्या है, जो है हमारे सेकेंडरी सोर्सेज यहाँ पर बनकर आती है। ये जो है हस्त लेख होते हैं, हाथ से लिखे हुए लेख होते हैं, विद्वानों के द्वारा उनके विचार जो उसमें होते हैं, लेखक प्रतिभाशाली साहित्यकार जो है द्वारा ये लिखे हुए होते हैं। जिस कारणवश कोई भी कारण हो सकता है कि लेखक की आकस्मिक मृत्यु, अचानक से मृत्यु हो जाती है, या वो मुद्रित प्रिंट नहीं हो पाते, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिनके कारण क्या है वो प्रकाशित नहीं हो पाते। तो ये जो दुर्बल पांडुलिपियाँ है ये भी जो है अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि हाथों से दुर्बल जो हस्तलेख होते हैं ये हमें बेसिकली जो है संग्रहालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं, वहाँ से इनकी प्रति ली जा सकती है और तब उनको क्या है रिसर्चर के द्वारा जो है उनका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो अनपब्लिश्ड जो डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट राइटिंग, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है, दुर्बल पांडुलिपियाँ, ये हमारे अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं स्टूडेंट, जो कि हमारे रिसर्च सेकेंडरी सोर्सेज में जो है अनुसंधानकर्ता के द्वारा, रिसर्चर के द्वारा जो है यूज़ किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी सोर्सेज के कौन कौन से मेरिट्स हैं और कौन कौन से डीमेरिट्स हैं, इनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है भूतकालीन और ऐतिहासिक महत्व के जितने भी तथ्य हैं देवतीय स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, न कि प्राथमिक स्रोतों से। जितने भी हमारे अगर इतिहास की बात करते हैं, ऐतिहासिक महत्व की जो बातें हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सोर्सेज से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उसमें प्राइमरी जो डेटा है उनका उपयोग करके हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है भविष्य की, भूतकाल की अगर बात आती है, इतिहास की अगर बात आती है तो हम सेकेंडरी सोर्सेज के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरिट्स निकल के आता है व्यक्तिगत डायरिया समण से व्यक्तियों के मनोभाव, प्रतिक्रिया आदि का पता गहराई से पता लगाया जा सकता है, स्पष्ट रूप से क्या है पता चलता है। उनको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए इसमें जो है प्राप्त सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर होती है। तो इस चीज़ के बारे में जो है सेकेंडरी सोर्सेज के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि लेखक की मनोस्थिति कैसी है, उनकी समझ शक्ति कैसी है, उनकी कितनी गहराई तक उन्होंने क्या है रिसर्च किया है। तो इस चीज़ का पता भी क्या है सेकेंडरी सोर्सेज से ही लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा स्टूडेंट सूचना साधारण तक किसी अनुसंधानकर्ता को नहीं मिल सकती, वह सरकारी रिकॉर्ड द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगर प्राइमरी डेटा की बात करते हैं तो फील्ड में जाकर वहाँ पर जो है रिसर्च कार्य करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर मेरिट्स देखते हैं तो साधारण जो सूचना है वो अनुसंधानकर्ता को नहीं मिल पाती। जब वह फील्ड में जाता है तो वह जो सूचना है सेकेंडरी सोर्सेज से यहाँ पर जो है आसानी से जो है रिसर्चर को प्रोवाइड हो जाती है। तो ये भी क्या है हमारा मेरिट्स निकल के आता है। नेक्स्ट देखते हैं जितनी भी आत्मकथाएं
कथाओं से प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय लाभप्रद होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों का यहाँ पर जो वर्णन किया जाता है वो निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर किया जाता है। जो आत्मकथाएं होती है निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर पक्षपातपूर्ण की यहाँ पर भावना नहीं होती। तो ये भी क्या है, मेरिट्स निकल के आता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट है इन स्रोतों से प्राप्त सामग्री के फलस्वरूप समय और धन की बिल्कुल बचत होती है। यहाँ पर समय और धन बहुत ही कम खर्च होता है स्टूडेंट। ये जो है सेकेंडरी डेटा का मेरिट्स यहाँ पर बिल्कुल निकल के आता है। नेक्स्ट डीमेरिट्स की बात करते हैं। मैंने ऊपर भी आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बोला था मेरिट होती है तो डीमेरिट्स भी होती ही है। तो फर्स्ट हमारा जो आता है व्यक्तिगत प्रलेख द्वारा प्राप्त जो सामग्री है वो व्यक्तित्व के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देता है, न कि विशेष रूप से सामाजिक घटनाओं के बारे में। तो सामाजिक घटनाओं के बारे में यहाँ पर जो है न ही विशेष रूप से सामाजिक घटनाओं के बारे में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट बात कर कि डॉक्यूमेंट में जो है बढ़ा चढ़ाकर जो है बातें लिखी जाती है वो निष्पक्ष व विश्वसनीय बिल्कुल भी नहीं होती। बिल्कुल होता है, ऐसी भी स्थिति आती है कि जो है बातें इतनी बढ़ा चढ़ाकर बोल दी जाती है कि अनुसंधानकर्ता के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है सेकेंडरी सोर्सेज में, तो ये हमारे यहाँ से डीमेरिट्स निकल के आते हैं। नेक्स्ट जो है निंदा आलोचना के भय से लेखक जो है सत्य घटनाओं पर जो है जो उनको नहीं बता सकता, आत्मकथा और पत्र में नहीं करता, इसमें जो है वास्तविकता का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं जो है वास्तविकता का वहाँ पर जो है पता नहीं लगाया जा सकता कि जो घटना के बारे में बता रहे हैं, जो तथ्य के बारे में बता रहे हैं वो वास्तविक है या नहीं है, उसकी जांच यहाँ पर नहीं की जाती। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कई बार आंकड़ों व वास्तविकताओं के बीच मेल नहीं खाता। बिल्कुल ये जो है बिल्कुल ठीक यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होते हैं उन पर अगर ध्यान दिया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए, तो कई बार ऐसी स्थिति यहाँ पर आ जाती है कि वो एक दूसरे से जो है तालमेल उनका नहीं, अगर कंपैरेटिव उनको देखते हैं, कंपैरेटिव एनालाइज उनको करते हैं, तो वहाँ पर तालमेल की स्थिति नहीं होती, जिससे ये पता लगता है कि वहाँ पर जो है जो आंकड़े हैं वो गलत है, उन दोनों में से कोई ना कोई आंकड़े जो है गलत होते हैं। तो इस तरीके की संभावना भी जो है सेकेंडरी सोर्सेज में यहाँ पर निकल के आती है। कई गोपनीय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाते और जिनका मिलना दुर्बल भी हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल जो रिकॉर्ड है जो उपलब्ध नहीं हो पाते और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो ये जो है हमारे डीमेरिट्स यहाँ पर निकल के आते हैं स्टूडेंट। अब आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा एंड ज्योग्राफी अलर्ट को ऐसे ही देखते रहना, क्योंकि ये आपके लिए लाता है अच्छी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई डीमेरिट्स और मेरिट्स रहता है या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती है जो नहीं बताई गई है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजिए, जिससे कि हमें भी जो है नई इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगेगा। जब तक टेक केयर, बाय बाय।